नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 जो परीक्षा 13 नवंबर 2021 को हुई थी, उसमें हिंदी के ठीक है हिंदी साहित्य के सभी 70 प्रश्नों को हल करेंगे और व्याख्या में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, हमारे सामने पहला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने ठीक है हमसे पूछा ये जा रहा है कि किस विद्वान ने ठीक है किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि जो भारतीय आर्य भाषा है ठीक है, तो सर्वप्रथम उनके अध्ययन की ओर कौन सा भाषा वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम काम किया था, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या विलियम्स जोन्स, गियर्सन, बीम्स या हार्नले ने? ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? हार्नले ने। ठीक है, हार्नले ने क्या किया? सबसे पहले जो है आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। उसके बाद गियर्सन काम करते हैं इस पे। ठीक है, गियर्सन के बाद कौन? सुनीत कुमार चटर्जी की काम करते हैं। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी जी। ठीक है, उसके बाद कौन? हरदेव बाहरी जी काम करते हैं। कौन? हरदेव बाहरी जी। ठीक है, उसके बाद भोलानाथ तिवारी जी काम करते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? हार्नले ने क्या किया? सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्याख्या पे थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि बता क्या रहे हैं हमसे। कह रहे हैं कि हार्नले ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। डॉक्टर ए एफ आर हार्नले ने सर्व सन 1880 में, ठीक है, अब देखिए सन भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1880 में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। ठीक है, उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? पूर्वी गौड़ियन, ठीक है, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछ ले किस किस विद्वान ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी हिंदी 4 भागों में विभाजित किया, तो उसका सही उत्तर होगा हार्नले ने। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? हमसे ये पूछ रहे हैं ना किस भाषा को, ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहे हैं कि किस भाषा को, ठीक है, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत और ठीक है प्राकृत और क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की कड़ी। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ अपभ्रंश होगा ना। ठीक है, अपभ्रंश देखते हैं क्या विकल्प दे रहा है। मैथिली, ठीक है, अपभ्रंश तमिल या तेलुगु। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा क्या? अपभ्रंश। ठीक है, प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है, कभी ऐसे प्रश्न बन जाता है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या है, तो अवहट्ठ है। अगर अवहट्ठ विकल्प नहीं है तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है। अपभ्रंश आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक, ठीक है, प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। ठीक है, भाषाओं के बीच की स्थिति है। अपभ्रंश में वे सभी भाषा वैज्ञानिक तत्व परिलक्षित होते हैं जो इसके पूर्व भाषाओं का पाली और साहित्यिक प्राकृतों में है। ठीक है, तथा बहुत से नूतन तत्व समाहित मिलते हैं जो परिवर्ती आधुनिक आर्य भाषाओं की अमूल्य निधि बन गए। ठीक है, अपभ्रंश शब्द का ही उत्पत्ति अपधन भ्रंश धन ग्रज प्रत्यय से मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं? अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि हिंदी का मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, देखिए ये बहुत चर्चित प्रश्न हमसे पूछ ये रहे हैं कि जो हिंदी है ना, हिंदी की मूल उत्पत्ति, ठीक है, किस अपभ्रंश से मानी जाती है? क्या वह मागधी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है, या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश है, या पैचासी अपभ्रंश है? ठीक है, पैसाची अपभ्रंश है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए हिंदी, ठीक है, हिंदी मतलब खड़ी बोली समझिए। ठीक है, तो वो किससे? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? पश्चिमी हिंदी उपभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। और देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आता है हिंदी या खड़ी बोली या कौरवी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, अब देखिए हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक
सन तक उत्तर भारत में जो भाषाएं बोली जाती थी उनका सामान्य नाम प्राकृत था, किंतु प्रदेश भेद इनके अलग अलग नाम पड़े। ठीक है, उस समय मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र सुरसेन कहलाता था। यहाँ बोली जाने वाली भाषा सौरसेनी कहलाती थी। ठीक है, अशोक के समय प्राचीन लेखों में इन्हीं प्राकृतों विशेषतः सौरसेनी का प्रयोग पाया जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे अगला प्रश्न पूछा ये जा रहा है कि बघेली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सामने अगला प्रश्न है कि बघेली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा। ठीक है, बघेली को अवधि की, मान लीजिए, ठीक है, ये एक अवधि का क्षेत्र हो गया पूरा। ठीक है, ठीक है, अवधि का ये क्षेत्र हो गया। ठीक, अब देखिए हमसे पूछ ये रहे हैं कि बघेली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये क्या हो गया, अवधि हो गया। ठीक है, अवधि, ये पूरा अवधि हो गया। अब कह रहे हैं कि बघेली को अवधि की दक्षिणी शाखा, मतलब यहाँ दक्षिण में क्या हो, ठीक है, बघेली बोली हो। ठीक है, बघेली बोली को दक्षिणी शाखा, अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा, तो हरदेव बहारी ने कहा। ठीक है, हरदेव बहारी ने कहा। ठीक है, अब देखिए हरदेव बहारी इसलिए मान लिया गया इसमें क्योंकि भोलानाथ तिवारी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर उनके बाद चर्चा की थी। ठीक है, अगर प्रिय विद्यार्थी इस विकल्प में हरदेव बहारी नहीं होते, ठीक है, भोलानाथ तिवारी होते, तो इसका सही उत्तर क्या होता, भोलानाथ तिवारी। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कहना कि हरदेव बहारी ने बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा कहा है। हरदेव बहारी 20वीं सदी के एक भारतीय भाषाविद, साहित्यिक आलोचक और कोशकार थे। ठीक है, जो हिंदी, पंजाबी और इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित है। उन्होंने प्रकाशन राजपाल एंड सन्स के सहयोग से सामान्य और तकनीकी दोनों उद्देश्यों के लिए एक भाषी और द्विभाषी शब्दकोशों का संकलन किया। हमारे सामने अगला प्रश्न, 5वें नंबर का प्रश्न हमसे कहा यह जा रहा है कि ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है। अब देखिए असमी, ठीक है, असमी, ब्रज भाषा, भोजपुरी या बंगला। ठीक है, अब देखिए हम गलती क्या करेंगे, हम ब्रज देखेंगे तुरंत सोचेंगे कि ओहो ये तो लग रहा है ब्रज भाषा का कृत्रिम रूप है। ठीक है, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आपकी सोच गलत है। ठीक है, ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है, तो ब्रजबुली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है। व्याख्या को देखते हैं, ब्रजबुली बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली उस काव्य भाषा का नाम है जिसका उपयोग उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों अर्थात मिथिला, बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा के भक्त कवि, ठीक है, भक्त कवि प्रधान रूप से कृष्ण लीलाओं के वर्णन के लिए करते थे। ठीक है, नेपाल में ब्रजबुली में लिखे गए कुछ काव्य और नाटक ग्रंथ मिले हैं। इस काव्य भाषा का उपयोग शताब्दियों तक होता रहा है। ठीक है, ब्रजबुली शब्द की उत्पत्ति तथा ब्रजबुली भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यहाँ एक बात तो स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ब्रजबुली ब्रज भाषा नहीं है। व्याकरण संबंधी दोनों की अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 6वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर, अब देखिए व्याकरण से संबंधित, ठीक है, शब्द रचना से संबंधित प्रश्न हायर में पूछे जाते हैं। ठीक है, वही हमसे पूछ लिया गया कि उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह पूछा जा रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर छ कैसी ध्वनि है। क्या वह ओष्ठ है, ठीक है, दंत्योष्ठ है, या फिर वह तालव्य है, ठीक है, या जिह्वा मूली है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा च छ ज झ। ठीक है, च वर्ग के सभी जो वर्ण होते हैं क्या होते हैं, तालव्य से उच्चरित होते हैं। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि तालव्य ध्वनि है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि कैसी ध्वनि है, तो प्रिय विद्यार्थियों आपका सही उत्तर क्या होगा, आपको यह बताना होगा एग्जामिनर को। ठीक है, आपको एग्जामिनर को यह बताना होगा छ क्या है, तालव्य ध्वनि है। ठीक है, छ क्या है, तालव्य ध्वनि है। ठीक है, अब देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, तालव्य, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ उच्चारण स्थानों का प्रयोग अधिक होता है उन्हें क्या है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है, और इन्हें क्या और कहते हैं, तो इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे, देखिए एक वर्ग का आकार ये ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर
ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर छ कैसी ध्वनि है, तो आपको बताना होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर छ जो है तालव्य ध्वनि है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। ठीक है, अब देखिए राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। प्रिय विद्यार्थियों देखिए एकदम डिफरेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे पूछ ये रहे हैं कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के। ठीक है, अगर देखिए राजभाषा आयोग पूछे किस अनुच्छेद के अंतर्गत तब भी 344। ठीक है, आपसे यह पूछे कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन तब भी आप 344 बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 343, 344, 351, 345, तो इसका सही उत्तर होगा 344। ठीक है, क्या होगा 344। व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देखिए डेट याद रखिएगा 7 जून 1995 को, ठीक है 1995 को श्री बीजी खेर, ठीक है श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में, ठीक है श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में निम्नांकित विषयों पर, ठीक है सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया। ठीक, अब देखिए कुछ विषय थे, कौन कौन सा था उसको देखते हैं। कह रहे हैं कि संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रम से अधिक प्रयोग करिए। संघ के कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग मनाही। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए। संघ के किसी खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिससे ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ की राज्यों के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का स्थान धीरे धीरे हिंदी भाषा ले। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। ठीक है, नागरी लिपि का विकास देखिए ये सब टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, बहुत आसान प्रश्न। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं, प्रश्न के विकल्पों को पढ़ते हैं। सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि या ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ तो आपको बताना होगा ब्राह्मी लिपि से हुआ। अगर एग्जामिनर हमसे यह पूछे कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया तो 344 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी व्याख्या देखेंगे जो महत्वपूर्ण होगा। कह रहे हैं कि नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। नागरी लिपि का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में वह ब्राह्मी ही कहलाती थी, इसका कोई अलग नाम नहीं था। यदि नगर या नागर ब्राह्मणों से नगरी का संबंध मान लिया जाए तो अधिक से अधिक यही कहना पड़ेगा कि यह नाम गुजरात में जाकर पड़ा और कुछ दिनों तक उधर ही प्रसिद्ध रहा। प्रिय विद्यार्थियों इसका बहुत चर्चित प्रश्न है, किस राज्य में देवनागरी का प्रथम प्रयोग, किसके शिलालेख में, तो जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है। ठीक है, क्या देवनागरी नाम है। ठीक है, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है, देवनागरी नाम है, आनंद नागरी नाम है, नांदे नागरी नाम है या ब्रह्म नागरी नाम है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, नांदे नागरी। ठीक है, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नांदे नागरी या नांदी नागरी नाम से, देखिए नांदी नागरी भी है और नांदे नागरी के नाम से जाना जाता है। नांदे नागरी एक लिपि है जो नागरी लिपि से व्युत्पन्न हुई, जो ब्राह्मी से व्युत्पन्न है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं ना 10वें नंबर के प्रश्न में कि उदंत मार्तंड में खड़ी बोली, ठीक है खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है। ठीक है, उदंत मार्तंड पत्र है। ठीक है, देखिए उदंत मार्तंड पत्र से इतने प्रश्न बने हैं, मैं कभी देखा कि ये पत्रिका कैसी थी, ये पूछ लिया तो साप्ताहिक थी। किस तारीख को हुई, ठीक है 30 मई 1826 को। कहां से निकली, तो यह जो निकली कहां से, कलकत्ता से। एक बार प्रश्न बनाया उसमें एक असंगत विकल्प दिया और जुगुल किशोर का नाम युगुल किशोर। ठीक है, जीडीसी 2020 के पेपर में क्या किया, जुगुल किशोर के नाम पर क्या लिख दिया, युगुल किशोर, और कहा निम्न में से कौन असत्य है, तो वही असत्य था। ठीक है, तो इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, जुगुल किशोर नाम है, जुगुल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो हमारे ये प्रश्न है कि
उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया? ठीक है, क्या उसे मध्य देशीय भाषा के रूप में जाना गया, हिंदुस्तानी भाषा के रूप में जाना गया, पूर्वी भाषा के रूप में जाना गया, या प्राच्य देशीय भाषा के रूप में जाना गया? तो इसका सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के रूप में हुआ। ठीक है, उदंत मार्तंड खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से किया गया। उदंत मार्तंड नाम से हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को निकाला गया, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रकाशन स्वयं एवं संपादन पंडित जुगुल किशोर स्वयं करते थे। अखबार का कार्यालय 37 अमरतला तेन कोलुतोला कोलकाता में बड़ा बाजार के पास था। ठीक है, और देखिए उदंत मार्तंड में ने हिंदी की खड़ी बोली और ब्रज भाषा बोलियों का मिश्रण लागू किया था, इसलिए इस पत्र के संचालक ने इसे मध्य देशी भाषा कहते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो भाषा गई, खड़ी बोली और ब्रज भाषा बोलियों का मिश्रण लागू था, इसीलिए मध्य देशी भाषा कहते थे। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र पुस्तकाकार 12 गुणे 8 इंच छपता था और हर मंगलवार को निकलता था। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ ले किस तारीख को, मतलब किस दिन निकलता था? तो मंगलवार को। इसके कुल 79 अंक 79 अंक ही प्रकाशित हो पाया और दिसंबर 1827 में इसके प्रकाशन को बंद करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहे हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है। ठीक है, अब देखिए हायर में पत्रिका से प्रश्न, दूसरा पत्रिका से प्रश्न मिल रहा है हम लोगों को। कह रहे कि संपादक कौन थे? क्या लाला श्रीनिवास दास थे, बालकृष्ण भट्ट थे, दुर्गा प्रसाद मिश्र थे, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन थे? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, कहां से निकलती थी? तो इलाहाबाद प्रयाग से निकलती थी। अब देखिए हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका, मासिक है, ध्यान दीजिएगा, के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। तो देखिए इनका जन्म 1844 है। इसका प्रथम अंक वर्ष 1877 में, देखिए इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है, कब? 1877 में, जिसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, जिसका विमोचन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग की देन थे और भारतीय मंडली के क्या प्रधान सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे पूछा ये जा रहा है कि हिंदी में, अब देखिए विवाद हो गया इस प्रश्न पर, हमसे कह रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? ठीक है, अगर इस प्रश्न में, ठीक है, यहाँ ये दे देता 1893 में कौन सी संस्था गठित हुई थी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाता नागरी प्रचारी सभा काशी, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं रहा, क्योंकि देखिए आप अगर बात करें नागरी प्रचारी सभा तो 1893 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बिहार राष्ट्र परिषद पटना जो थी वो 1851 में हुआ। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, 1910 में, पीजीटी में अगर प्रश्न पूछा हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा अगर पूछे तो यह 1936 में। तो कोई ऐसी संस्था नहीं है जो 1947 में गठित हुई हो। ठीक है, तो इसको एफ किया गया। अब देखिए अगर यहाँ पे 93 दे देता तो नागरिक प्रचारी सभा हो जाता। ठीक है, 91 दे देता तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद सही उत्तर होता। 1910 दे देता तो हिंदी साहित्य सम्मेलन होता। ठीक है, राष्ट्र भाषा प्रचार अगर इसके स्थान 1936 विकल्प में देता तो इसका सही उत्तर राष्ट्र भाषा प्रसार समिति वर्धा हो जाता। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं? ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या 13वें नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व, प्रिय विद्यार्थियों बहुत चर्चित प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना। एक तो कभी पूछ लेता है कि इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया। ठीक है, पीजीटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन। एक बार प्रश्न बना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन के बाद कौन बना। ठीक है, कौन संपादक बना। ठीक है, अब देखिए पूछ रहे हैं कौन पूर्व में बना। हमसे कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? क्या राधा कृष्ण दास थे, किशोरी लाल गोस्वामी थे, श्याम सुंदर दास थे, या जगन्नाथ दास थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्याम सुंदर दास थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना होगा श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, उनके बाद कौन था? तो उनके बाद कौन था? ठीक है, देवी दत्त शुक्ल थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद पूछे तो देवी दत्त शुक्ल। यह प्रश्न पीजीटी में पूछ चुका है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है ए स्केच
ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? क्या यह फीके है, जॉर्ज अब्राहम गिर्सन है, मौलवी करीमुद्दीन है या फिर एडविन ग्रिव्स है? प्रिय विद्यार्थी, इसका सही उत्तर होगा एडविन ग्रिव्ज है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रिव्ज है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो एडविन ग्रिव्ज है। ठीक है, अब हमारा 15वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ढोला मारू रा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ढोला मारू रा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? क्या राजा जसवंत सिंह है, राजा नल है, ठीक है, राजा जय सिंह है, राजा हरराज सिंह है, ठीक है, हरराज सिंह है। तो ढोला मारू दूहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? राजा नल है। ठीक है, देखिए आदिकाल से प्रश्न है ये। अब देखिए कह रहा है कि ढोला मारू दुहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारू दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की कथा या मारवाड़ी की कथा, प्रेम कथा का वर्णन है। राजस्थान में आज भी इस प्रेम जोड़े का जिक्र यहाँ के लोकगीतों में किया जाता है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी किसने माना? प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी किसने माना, ठीक है, तो देखिए क्या राहुल शंकरित्यायन ने माना? ठीक है, क्या राहुल शंकरित्यायन ने माना या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना या पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने माना? ठीक है, तो गोरखनाथ का समय अगर 11वीं शताब्दी पूछे, ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। अगर 9वीं पूछ ले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 13वीं पूछे तो राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। अगर ठीक है 845 पूछे तो राहुल शंकरित्यायन। ठीक है, अब देखिए इसका सही उत्तर क्या हुआ? गोरखनाथ का समय 11वीं सदी किसने माना? तो आपको एग्जामिनर को यह बताना होगा कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने माना। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः रिवीजन करेंगे। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी किसने माना, तो आपको बताना होगा कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ का समय क्या है? 11वीं सदी माना है। अब देखिए हमारे सामने 17 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा क्या जा रहा है कि नाथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। देखिए कथन है, ठीक है, और किसका हो सकता है? अभी सोच लीजिएगा। कह रहा नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, राहुल शंकरित्यायन का है, शिव सिंह सेंगर का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। देखिए छटकर निकला है तो शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, अगर कहें विकसित रूप है तो राहुल शंकरित्यायन लगा दीजिएगा। ध्यान दीजिए, छटकर निकला है तो रामचंद्र शुक्ल जी। छटकर निकला है अगर पूछे नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। ठीक है, अब देखिए यही प्रश्न बदल दें इस बार और पूछ रहे नाथ साहित्य सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, तो आपको बताना होगा राहुल शंकरित्यायन। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला, इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। लेकिन हमसे पूछ ले नाथ साहित्य सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा राहुल शंकरित्यायन। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने 18 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछे कि दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से, ठीक है, संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, देखिए ये थे वैष्णव। ठीक है, वैष्णव ये थे, विकल्प में कहीं वैष्णव की चर्चा नहीं है, तो इसीलिए क्या है आपत्ति पड़ी और क्या आयोग ने क्या माना? अयोग्य मान लिया इस प्रश्न को, तो इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगर इस प्रश्न को पुनः पूछे और वैष्णव शब्द लिख दे, ठीक है, दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से थे माने जाते हैं, तो वैष्णव इसका सही उत्तर होगा। अगर प्रश्न पुनः रिपीट करे और सही करके सही कर दे तो वैष्णव इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने 19 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि तुलसी की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे पूछ रहे हैं कि तुलसी की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति जो है कांडों में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली। तो पार्वती मंगल क्या है? कांडों में विभाजित नहीं था। ठीक है, अब देखिए पार्वती मंगल में क्या था, तो इसकी विषय वस्तु है शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, पार्वती मंगल में जानकी मंगल की तरह यह भी सोहर की 148 द्विपदिया और हरिगीतिका छंदों के 16 हरिगीतिकाएं हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? क्या यह दास्य भाव है? ठीक है,
सख्य भाव है, दाम्पत्य भाव है या दास्य भाव, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो श्री रामानुजाचार्य की भक्ति क्या है? श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है, तो आपको बताना होगा दास्य भाव की है, ठीक है। आयोग के द्वारा के अनुसार विकल्प ए अर्थात रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है कि रसलीन का पूरा नाम क्या था, ठीक है, मूल नाम क्या था या पूरा नाम क्या था, ठीक है। रसलीन का पूरा नाम या मूल नाम क्या था? सैयद मुस्तफा था, मोहम्मद सईद था, सईद अहमद था, सैयद गुलाब नबी था, ठीक है। तो सैयद गुलाब नबी रसलीन का पूरा नाम था, ठीक है। अब देखिए अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना क्या है? अंग दर्पण है, बहुत महत्वपूर्ण, 1737 में, ठीक है। दूसरा इनका क्या है? रस प्रबोध। रसलीन की दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या है? अंग दर्पण को ध्यान रखिएगा, अंग दर्पण और रस प्रबोध, ठीक है, अंग दर्पण और रस प्रबोध, ठीक। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमसे एग्जामिनर यह पूछे, पुनः रिवीजन कर लेते हैं, रसलीन का पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाब नबी, ठीक है। अब हम लोग 22 नंबर के प्रश्न पर पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए रामचंद्र तिवारी से प्रश्न पूछ लिया, हमसे पूछ रहे हैं कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र, हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का है या फिर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं उपरोक्त कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी गद्य का साहित्य, ठीक है, हिंदी का गद्य साहित्य के माध्यम से कही है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। भारतेंदु के नाटक लेखन की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से हुआ, ठीक है। भारतेंदु जी को हिंदी का पहला मौलिक नाटक चिंतन भी माना जाता है, ठीक है। इनका पहला मौलिक नाटक कौन है? मौलिक नाटक अगर भारतेंदु हरिजन का पूछ ले तो वैदिक हिंसा हिंसा न बहुत 1973, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर 23 नंबर के प्रश्न पर अपने आते हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा ये जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने, ठीक है, हमसे पूछा यह जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पुनः सुनेंगे प्रश्न को। हमसे पूछा ये जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पल्लव को कहा है, ग्रंथि को, वीणा को या उच्छ्वास को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वीणा को। वीणा को सुमित्रा नंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है, ठीक है। व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। यह कवि की काव्य भावना का शिशु संसार को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत ने अपने काव्य जीवन का आरंभ वीणा नामक काव्य संग्रह से किया। वीणा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1927 में हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1927 में हुआ। 1918 से 1920 तक की अधिकांश रचनाएं इस संग्रह में संग्रहित है। इसमें 38 गीत रचनाएं संकलित हैं। वीणा संग्रह की प्रमुख कविताओं में प्रथम रश्मि और जागरण है, ठीक है। अब हम लोग अपने 34 नंबर के प्रश्न 24 नंबर के, ठीक है, प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? क्या 1951 में हुआ, ठीक है, 1952 में, ठीक है, 1950 में या 1960 में? ठीक है, तो इसको ट्रिक को ध्यान रख लीजिए। अगर आपको पहला पता हो तो 88-20, ठीक, 88 में, ठीक है, पहला अगर आपको पता हो तो 43 में 8 जोड़ेंगे कितना हो? 43 आपको पता हो, ठीक है, 43। दूसरा कब है? 51 में, ठीक है। तीसरा कब है? ठीक है, 1959 में। और चौथा कब है? 1979 में। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? दूसरा शतक हमसे पूछा तो 1951 में, ठीक है। दूसरा अगर पूछे तो 1951 में, ठीक है। पहला शब्द यूज नहीं करेगा, वो कहेगा तार शब्द का प्रकाशन तब 1943 में, ठीक है। दूसरा शब्द का प्रकाशन सचिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय है, इसका प्रकाशन वर्ष 1951 है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है 25 नंबर का प्रश्न, किले में औरत किस कवि की कविता है? प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है किले में औरत किस कवि की कविता है, ठीक है। किले में औरत किस कवि की कविता है? अब देखिए किले में औरत विधा पूछ ले तो आपको बताना होगा कविता, काव्य, ठीक है। अब देखिए सर्वश्रद्धा सक्सेना का पवन
करण का, रघुवीर सहाय का, अरुण कमल का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किले में औरत। ठीक है, आप ऐसे सोचिए, किले में औरत रघुवीर जी सहायता करिए, किले में औरत रघुवीर जी सहायता करिए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, किले में औरत हिंदी के साहित्यकार एवं पत्रकार रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो में संकलित है। ठीक है, अब देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, क्योंकि कई बार प्रश्न आया है। ठीक है, दूसरा सप्तक आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, दिल्ली मेरा प्रदेश इनका निबंध संग्रह है, लिखने का कारण निबंध संग्रह है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना। क्या परीक्षा गुरु को माना, भाग्यवती को माना, या फिर देवरानी जेठानी की कहानी को माना, या वामा शिक्षक को माना। प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर क्या होगा? पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी को डॉक्टर गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास माना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना। ठीक है, शुक्ल जी ने किसको माना? परीक्षा गुरु को माना। ठीक है, भाग्यवती को किसने माना? ठीक है, तो विजय शंकर मल्ल जी ने क्या है, भागवती को प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त शर्मा की देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा क्या जा रहा है कि फांस उपन्यास का मूल तथ्य क्या है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि फांस उपन्यास का मूल तथ्य क्या है। ठीक है, गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, या दलित संघर्ष। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? किसान आत्महत्या। ठीक है, फांस उपन्यास का मूल तथ्य क्या है? तो फांस उपन्यास का मूल तथ्य किसान आत्महत्या है। ठीक है, कथाकार संजीव के फांस उपन्यास का मूल तथ्य, ठीक है, किसान आत्महत्या है। ठीक है, अब देखिए इस उपन्यास में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल जिले के गांव के बनगांव का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के सभी किसानों की कहानियां शामिल है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर का हमसे पूछ रहा है कि सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है। ठीक है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है। ठीक है, तो 1964 में अपनी आधार पत्रिका में दिया। ठीक है, अब देखते हैं कौन है, मोहन राकेश है कि कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव है या महीप सिंह है। तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा कि महीप सिंह है। सचेतन कहानी आंदोलन, ठीक है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो महीप सिंह की है। कब दिया? तो 1964 में दिया। किस पत्रिका में? तो आधार पत्रिका में। ठीक है, आधार पत्रिका में। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे 29 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा किया जा रहा है कि नाटककार है और नाटक उनको सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए अभंग गाथा किसका है? तो नरेंद्र मोहन का है। ठीक है, ताले में बंद प्रजातंत्र किसका है? तो ताले में बंद प्रजातंत्र किसका है? विभू कुमार का है। वायरस किसका है? राजेश जैन का है। इत्ता की आवाज असगर वजाहत का है। ठीक है, अब देखिए विकल्पों पे विचार करते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है, पहला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है कि ठीक है, क्या अभंग गाथा नरेंद्र मोहन, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार, वायरस राजेश जैन, इत्ता की आवाज किसका? असगर वजाहत का। हमारे सामने अगला प्रश्न से पूछा ये जा रहा है कि भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि नाटिका, नाट्यरासक, प्रहसन या गीति रूपक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नाट्यरासक माना जाता है। ठीक है, भारत दुर्दशा को नाट्यरासक माना जाता है। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, गलत दिया हुआ, ये 1880 है। इसका समय कब है? 1880 है। में रचित लघु नाटक है। इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना और दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना है। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंद्र जी ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को कुछ काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ठीक है, यह कथन किसका है? ठीक है, अब देखिए क्या ध्रुवस्वामिनी का है, कोमा का है, सकराज का है या चंद्रगुप्त का है। ठीक है, अब देखिए ध्रुवस्वामिनी नाटक से है ये कथन, और किसका है? सकराज का है। लेकिन विकल्प में क्या हुआ था? शंकराज हो गया था, इसलिए इस प्रश्न को यफ कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न को यफ कर दिया गया। अब व्याख्या को पढ़ते हैं। यह कथन जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुवस्वामिनी के द्वितीय खंड से उद्धृत है।
जिसमें सकराज कोमा से कहते हैं क्या कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ठीक है, किससे कहते हैं? सकराज कोमा से कहते हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। ठीक है, अब देखिए आयोग ने क्या है इसको यफ कर दिया। अब देखिए लंका की एक रात किसका निबंध है? ठीक है, लंका की एक रात किसका निबंध है, या लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र हैं। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र हैं, या फिर कुबेर नाथ राय हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लंका की एक रात, ठीक है, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेर नाथ राय है। ठीक है, कुबेर नाथ राय है। लंका की एक रात निबंधकार कुबेर नाथ राय की है। ठीक है, कुबेर नाथ राय हिंदी ललित निबंध परंपरा में महत्वपूर्ण निबंधकार, भारतीय चिंतक, संस्कृति पुरुष, ललित निबंधकार हैं। अब देखिए इनके प्रमुख निबंधों को आप देख लीजिए, हो सकता है परीक्षा में पूछ ही लिए जाए इस बार वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, प्रिया नीलकट्टी 1961, रस आकेटक 1971, गंध मादन भी इन्हीं का है। ठीक है, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट। ठीक, अब देखिए महाकवि की तर्जनी, ठीक है, पत्र मणिपुतुल के नाम, ठीक, मन पवन की नौका, कई बार परीक्षाओं में बना प्रश्न। ठीक है, अब देखिए हम सब अगले प्रश्न पर आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि बताइए मिला तेज से तेज। ठीक है, हमसे पूछ ये रहा है ना कि मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? ठीक है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? क्या वह संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, या आत्मकथा है? तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा जीवनी है। ठीक है, किसकी जीवनी है इसमें? अगर जीवनी किसकी है तो इसका सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसने लिखा? तो सुधा चौहान ने लिखा। ठीक है, सुधा चौहान ने लिखा। अब देखिए किसकी जीवनी है अगर पूछे तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। लेखिका कौन है? तो सुधा चौहान की पुत्री थी। ठीक है, अब देखिए अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अपनी जमी अपना आसमां, ठीक है, की लेखिका कौन है? अब ये देखिए ये आत्मकथा थी उनकी। ठीक है, कौशल्या वैसंती, सुशीला टकबोरे, रजनी तिलक या रेखा कष्टवार? तो इसका सही उत्तर होगा रजनी तिलक थी। कौन थी? रजनी तिलक थी। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि कछुआ धर्म निबंध, ठीक है, हमसे पूछ ये रहा है ना कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, क्या पद्म सिंह शर्मा है? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, बाल कृष्ण भट्ट है, या बाल मुकुंद गुप्त है? प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है तो उसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, अब देखिए हम लोग व्याख्या को थोड़ा देखते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कछुआ धर्म निबंध के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। कछुआ धर्म निबंध में आर्य तथा नारियों के संबंध का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब गुलेरी जी के कुछ प्रबंध निबंध देख ले और कहानी देख ले। ठीक है, मारिस मोहि कुटाव इनका निबंध है कछुआ धर्म, जो परीक्षा में आया ही है। ठीक है, कहानियां देखिए एक बार इनसे प्रश्न बना कि किसने मात्र 3 कहानियां लिखकर जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गए। ठीक है, एक बार प्रश्न बना प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पे कौन सी कहानी? तो उसने कहा था। ठीक है, आलोचना इनकी पुरानी हिंदी है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, आप उधरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? प्रिय विद्यार्थी हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि आप उधरी किस साहित्य की आत्मकथा है? क्या कौशल्या वैसंत्री की है, कुसुम अंशल का है, रमणिका ठाकुर गुप्ता का है, या चित्रा मुदगल का है? तो आप हुदरी और हादसे दोनों इन्हीं की आत्मकथा है। ठीक है, आप हुदरी और हादसे, तो रमणिका ठाकुर गुप्ता सही हो जाएगा, रमणिका ठाकुर गुप्ता सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि आप हुदरी रमणिका ठाकुर गुप्ता की आत्मकथा है। रमणिका ठाकुर गुप्ता ने अपनी आत्मकथा के दूसरे खंड को आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा नाम से लिखा है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने 37 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? देखिए ये बहुत चर्चित प्रश्न है। ठीक है, जो रस निष्पत्ति की व्याख्या चारों विद्वानों ने किया है प्रिय विद्यार्थियों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए कह रहे किसने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना, यही आप हमें बता दीजिए। अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, या शंकुक? तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर क्या होगा? भट्ट लोलट। ठीक है, भट्ट लोलट ने क्या किया? भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का तो उत्पत्ति माना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे अगला प्रश्न पूछा ये जा रहा है कि किस आचार्य ने, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि किस आचार्य ने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य प्रयोजन माना है? या फिर हमसे ऐसे एग्जामिनर पूछ ले कि किसने
कीर्ति और प्रीति को, ठीक है, कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना है। ठीक है, दो विद्वान हैं कि जो कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। ठीक है, तो पहले कौन से विद्वान है, तो पहले विद्वान कौन है, वामन है। ठीक है, और भोजराज ने भी कीर्ति प्रीति को क्या माना है, काव्य प्रयोजन माना है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों इसमें इस विकल्प में हमें दिया क्या गया है, वामन, और इसका सही उत्तर क्या होगा, किस आचार्य ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना, तो इसका सही उत्तर होगा वामन ने माना है। ठीक है, अब देखिए आचार्य वामन ने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य प्रयोजन माना है। इस संदर्भ में आचार्य वामन कहते हैं कि काव्य सद दृष्टा दृष्टात प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि रीति के आधारभूत तत्व के रूप में, ठीक है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है। ठीक है, रीति के आधारभूत तत्व में वामन का कैसा दृष्टिकोण है, क्या विशुद्ध सौंदर्यवादी है, विशुद्ध शिल्पवादी है, विशुद्ध कथ्यवादी है, या विशुद्ध रसवादी है, तो इसका सही उत्तर होगा रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। ठीक है, क्या है, विशुद्ध सौंदर्यवादी है। ठीक है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में आचार्य वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। ठीक है, रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने काव्य अलंकार श्रुतवृत्त में रीति को काव्य की आत्मा घोषित की है। आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशेष पद रचना को रीति कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, चलती चाकी देखकर, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि अब देखिए शब्द शक्ति से है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। ठीक है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है। प्रिय विद्यार्थियों बहुत चर्चित प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए में कौन सी शब्द शक्ति है, क्या अविदा है, लक्षणा है, व्यंजना है, या विलक्षणा है। तो विलक्षणा तो कोई शब्द शक्ति होती नहीं है, व्यंजना है, क्या है, व्यंजना है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या कह रहा है व्याख्या में, प्रश्नगत काव्य पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीर। ठीक है, यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीर दास के दुखी होने की बात कही गई है। उसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पार्टों के बीच आदमी पिसता रहता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, लोन्जाइनस के उदात्तावाद का विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों देखिए लोन्जाइनस का मात्र एक ग्रंथ है। ठीक है, उसी के दो नाम है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछना है कि लोन्जाइनस के उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में हुआ। हमको पता है उदात्तवाद का सिद्धांत लोन्जाइनस ने दिया, क्या पोएटिक्स में होगा। ठीक है, पोएटिक्स तो उनका है था नहीं। ठीक है, या फिर मोरल फिलॉसफी में हुआ, ऑन दी सबलाइम में हुआ, या फिर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस में हुआ। तो ऑन दी सबलाइम, अब देखिए इसके स्थान पर पेरिप्सुस रख दे तो पेरिप्सुस सही हो जाएगा। ठीक है, तो लोन्जाइनस के उदात्तावाद का विवेचन किस ग्रंथ में हुआ, तो ऑन दी सबलाइम में हुआ। ठीक है, ऑन दी सबलाइम में हुआ। पुनः सुनिए ध्यान से, लोन्जाइनस के उदात्तावाद का विवेचन किस ग्रंथ में हुआ, तो ऑन दी सबलाइम में हुआ। ठीक है, अब देखिए 42 नंबर का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, किस विचारक ने कला और सहजानुभूति, ठीक है, पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। ठीक है, अब देखिए किस विचारक ने, हमसे पूछा किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बेनादित्य क्रोंचे, या आईए रिचर्ड्स, स्प्रिंगार्न, या टीएस इलियट। प्रिय विद्यार्थियों किस विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है, तो वो है बेनादित्य क्रोंचे। ठीक है, अभिव्यंजनावाद वाले। ठीक है, बेनादित्य क्रोंचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कला और सहजानुभूति अभिन्न है। ठीक है, उनके अनुसार कला का संबंध सहजानुभूति से है, मतलब ये दोनों क्या है, अभिन्न है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि नई समीक्षा के केंद्र में कौन है। ठीक है, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है, क्या कृतिकार है, कृति है, समाज है, या युगीन परिस्थितियां हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कृति है। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है, कृति है। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं, नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई समीक्षा तथा नई आलोचना, न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब है। अब देखिए अगर हमसे पूछे कि नई समीक्षा के केंद्र में कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। ठीक है, पुनः ध्यान दीजिए, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है, तो नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि वस्तु, ठीक है, वस्तु
घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ ये रहा है कि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? क्या मिथक के द्वारा, कल्पना के द्वारा, प्रतीक के द्वारा या बिंब के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा बिंब के द्वारा। किसके द्वारा? बिंब के द्वारा। अब देखिए भगीरथ मिश्र से सीधे लाइन पूछ ली गई है, ठीक है। अब देखिए वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? एमिल जोला थे, कीट्स थे, जीन मोरिस थे, जेम्स जॉइस थे, ठीक है। तो प्रतीकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, जीन मोरिस ने दिया था। कौन दिया था? जीन मोरिस ने दिया था, जीन मोरिस ने दिया था, ठीक है। तो प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? जीन मोरिस थे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरिस थे, ठीक है। प्रतीकवाद का प्रारंभ 1886 में फ्रांस के कवि जीन मोरिस के प्रतीकवाद सिंबोलिज्म विषय घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के साथ हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे पूछते हैं कि छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? क्या रमेशन शाह है, डॉक्टर देवराज है, डॉक्टर नामवर सिंह है या नंद दुलारे वाजपेयी है? प्रिय विद्यार्थियों छायावाद पुस्तक किसकी थी? नामवर सिंह की थी। कब प्रकाशित हुई? 1995 में प्रकाशित हुई, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे यह पूछे कि छायावाद नामक पुस्तक किसकी है, तो हमें बताना होगा कि छायावाद नामक पुस्तक किसकी है? नामवर सिंह की है, ठीक है। अगर हमसे यह पूछे कि वाद विवाद संवाद किसकी पुस्तक है, तो नामवर सिंह की है, ठीक है। प्रेमचंद और भारतीय समाज पूछे, देखिए प्रेमचंद और उनका युग पूछे तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और भारतीय समाज पूछे तो नामवर सिंह। बकलम खुद, ठीक है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग, ठीक। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, ठीक है। छायावाद कब प्रकाशित हुई? तो 1955 में प्रकाशित हुई। छायावाद अगर पूछे तो 1955 में, ध्यान दीजिएगा 1955 में प्रकाशित हुई। छायावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो यह जो पुस्तक है 1955 में प्रकाशित हुई, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि, ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? क्या सुरेंद्र ज्ञात हैं या फिर चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु हैं, कमल भारती हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं? ठीक है, अब देखिए सिलेबस से है प्रश्न, ठीक है। अब देखिए सिलेबस से एकदम प्रश्न पूछ लिया हमसे कि जाति का विनाश, ठीक है, जाति का विनाश किसकी बुक है? ठीक है, हमसे पूछा जाति का विनाश किसकी बुक है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। कब लिखा? 1936 में लिखा। अब देखिए मूक नायक नामक पत्रिका भी इन्हीं की थी, ठीक है, कई बार परीक्षाओं में आया। अब देखिए धर्म कथा, पूरा वृत्त, पूरा कथा, ठीक है, धर्म कथा, पूरा वृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मौखिक, देव कथा, मिथास, मिथक, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि धर्म कथा, पूरा वृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धर्म कथा, पूरा वृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मिथक शब्द अंग्रेजी भाषा के मिथ का समानार्थी समझा जाता रहा है। इसकी व्युत्पत्ति वास्तव में यूनानी भाषा के माइथॉस, ठीक है, माइथॉस शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है आप्त वचन या अतर्क कथन, ठीक है। अब देखिए हमसे अगर पूछ ले एग्जामिनर धर्म कथा, ठीक है, धर्म कथा, पूरा वृत्त और पूरा कथा के लिए आलोचना में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिथक का प्रयोग किया जाता है, मिथक, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछा ये जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वोदय, ठीक है, सर्वोदय, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? फिर विद्यार्थियों हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? क्या
मार्क्सवाद के, एकात्म मानववाद के, गांधीवाद के, लोकतांत्रिक समाजवाद के। तो इसका सही उत्तर होगा गांधीवाद के। ठीक है, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो गांधीवाद के। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत गांधीवादी दर्शन के आधार माने जाते हैं। सर्वोदय, सर्वोदय शब्द का अर्थ है यूनिवर्सल या सार्वभौमिक उत्थान। ठीक है, सबका उदय सबका विकास से है। ठीक है, सर्वोदय शब्द का निर्माण महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी लेखक जॉन रस्किन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक अनटू दिस लास्ट की का गुजराती में वर्ष 1908 में अनुवाद के रूप में किया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ठीक है, न्यायशीलता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, का प्रतिपादन गांधी जी अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 1903 में किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का जो दर्शन है वो गांधीवाद है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? कह रहे हैं कि मुर्दहिया, ठीक है, संताप, उठाईगीर या जूठन। तो इसका इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? जूठन। ठीक है, जूठन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करें ओम प्रकाश वाल्मीकि की तो दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में से एक थे ये। ठीक है, अगर आपसे कहे कि दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में से, ठीक है, एक व्यक्ति पूछे और ऑप्शन में ओम प्रकाश वाल्मीकि हो तो उसका सही उत्तर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, अगर हमसे यह पूछे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है तो प्रिय विद्यार्थियों आपको बताना होगा कि जूठन इनकी आत्मकथा है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि उन्होंने समान हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। ठीक है, आप देखते हैं जब आप पद्मावत को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें तोता, ठीक है, किसी चीज का प्रतीक है। ठीक है, सिंगल दीप किसी चीज का प्रतीक है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पशु पक्षी के साथ साथ मानव को भी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। ठीक है, उन्होंने समान हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो किसने देखा? क्या तुलसीदास ने, सूरदास ने, जायसी ने, घनानंद ने? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद ने। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछा ये जा रहा है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। ठीक है, सही बात है, इसीलिए तो रामचंद्र शुक्ल जी भी गुस्सा होके और बोल दिए कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा देखिए पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा शुक्ल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ठीक है, मतलब अगर आप विद्यापति के को आध्यात्मिक कहते हैं, उनकी पदावली को आध्यात्मिक कहते हैं तो खजुराहो के मंदिर को भी आध्यात्मिक कह दीजिए आप। ठीक है, अब यह कथन किसका है? क्या यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है या फिर रामचंद्र तिवारी जी का है या डॉक्टर रामविलास शर्मा का है या विष्णुकांत शास्त्री का है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह कथन बच्चन सिंह जी का है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, अब देखिए यह प्रश्न, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चल के कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की चर्चा करते हुए शुरू में ही लिखा, ठीक है, और यह बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चल के जो कबीर के राम थे रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का या परशुराम चतुर्वेदी जी का है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि धान को गांव प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे सूर सो, बहुत कहे न रहे रस गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, अब देखिए कहे न रहे रस गूलर को फल फोरे, इसका अर्थ पूछ रहे हैं हमसे। कह रहे हैं गूलर में रस नहीं है, गूलर का फल रूखा है, गूलर का फल खट्टा है, या ढकी छिपी बात खोलने से कहीं बात का आनंद समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ढकी बीती क्या होगा? इसका सही उत्तर है कहे न रहे रसगुलर को फल फोरे। इसका अर्थ यह होगा कि ढकी छिपी बात खोलने से, ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का अर्थ समाप्त हो जाता है या उसका आनंद समाप्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न,
अब देखिए ये तो बहुत चर्चित प्रश्न है, हमसे कभी पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कि कमायनी का तीसरा स्वर बताइए, ठीक है। तो इस 15 स्वर को याद करके जाइएगा। नेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखिए हायर में भी पूछ लिया है, कह रहे हैं कि कामायनी का 9वां स्वर कौन सा है? क्या कर्म है, ईर्ष्या है, ईड़ा है, स्वप्न है, ठीक है। तो कामायनी का 9वां स्वर कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों? ईड़ा है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ठीक है। ईड़ा को इतर क्या बुद्धि कहते हैं, तो नव प्यार है, ठीक है। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, ठीक है। निर्वेद को त्याग भी कहते हैं। दर्शन, रहस्य, आनंद, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नवा अक्षर कौन सा? ईड़ा है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? ठीक है। अब देखिए यह प्रश्न पीजीटी में भी बना है, ठीक है, और हायर में भी रिपीट हो गया, ठीक है। तो हो सकता है यही प्रश्न, ठीक है, फिर हायर में रिपीट हो जाए, टीजीटी पीजीटी में रिपीट हो जाए। गीतांजलि से, कृतिवास रामायण से, ठीक है, रामचरितमानस से, ठीक है, या वाल्मीकि रामायण से। तो बंगला के कृतिवास रामायण से प्रभावित है, ठीक है। अब देखिए व्याख्या देखते हैं, निराला की राम की शक्ति पूजा बंगला के कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। निराला की राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृतिवास बंगला रामायण से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा ये जा रहा है कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलघर अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया, ठीक है। जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलघर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलघर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये पंक्तियां किसकी हैं? क्या मुक्तिबोध की है, या धूमिल की है, रघुवीर सहाय की है, या नागार्जुन की है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसकी किसकी पंक्तियां हैं? मुक्तिबोध की हैं, ठीक है, मुक्तिबोध की हैं। और ये किस कविता से है? तो मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से है, और ये अंधेरे में किसमें संकलित है? चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। इनका दो ही काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक दूल, ठीक है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि देखिए प्रेमचंद के उपन्यास एक प्रश्न रहने वाले हैं, तो प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रसाद के नाटकों को पढ़ के जाइए। अब देखिए कह रहे हैं कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बजारे हुस्न नाम से लिखा गया, ठीक है। बजारे हुस्न नाम से, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन या रंगभूमि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेवा सदन, ठीक है। सेवा सदन 1918 में, ठीक है। यह क्या है? पहले उर्दू में बजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था, ठीक है। प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास, ठीक है, प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास क्या है? बजारे हुस्न के नाम से लिखा गया, ठीक है। प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास बजारे हुस्न के नाम से लिखा गया। बजारे हुस्न उर्दू भाषा में 1916 में लिखा गया, जिसे प्रेमचंद ने हिंदी में अनुवाद करते हुए, ठीक है, 1919, लेकिन ये 1918 में सेवा सदन के नाम से प्रस्तुत किया है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने 59 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए मतलब कितना शानदार। अभी देखिए प्रश्न पूछा था हमसे, कछुआ धर्म किसका निबंध है? दो दो प्रश्न आ गया, थोड़ी बहुत थोड़ी रचना है इनकी, ठीक है, लेकिन तीन कहानी उसे हमेशा प्रश्न उसने कहा था तो फेवरेट है, ठीक है। एग्जामिनर के ये प्रश्न फेवरेट है, ठीक है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1914, 1915, 1916, 1917। तो 1915 कब हुआ था? 1915 में हुआ था, ठीक। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई कभी पूछ लेगा, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, ठीक है। इसकी विषय वस्तु क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह लिखा गया, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, ठीक। अब देखिए हमसे कह रहे हैं अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। तो विद्यार्थियों अगर एग्जामिनर हमसे पूछे कि अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, क्या दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, धृतराष्ट्र है, या अश्वत्थामा है? तो इसका सही उत्तर होगा अश्वत्थामा है। देखिए नेट के जो फेवरेट क्वेश्चन है वही हायर के भी फेवरेट क्वेश्चन है, तो क्यों ना हम लोग नेट के प्रश्नों को और हायर के प्रश्नों को अच्छे से देखा जाए, ठीक है। अब देखिए धर्मवीर भारती के गीत नाट्य अंधा युग का पात्र अश्वत्थामा क्या है? अविशस्त तो जीवन जीने को बाध्य है, ठीक है। अब इसमें कितने अंक हैं? ठीक है, तो इसमें 5 अंक है। प्रकाशन वर्ष कब है? 1955 है, ठीक है। क्या कथा है इसमें? तो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है, ठीक है। अब देखिए
मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? ठीक है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया का या रसप्रिया का? प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम थोड़ा भी दिमाग लगाए ना तो हमको पता है पंचलाइट और रसप्रिया किस में लगा है, हमारे हायर के सिलेबस में लगा है। ठीक, तो रसप्रिया का पात्र है। ठीक है, रसप्रिया का, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो रसप्रिया का पात्र है। ठीक है, रसप्रिया पात्र है, रसप्रिया का पात्र है। देखिए, मृदंगिया रसप्रिया कहानी का पात्र है। रसप्रिया हरीश्वरनाथ रेणु की कहानी है जो किस संग्रह में आई? ठुमरी में आई। ठुमरी में कितनी कहानी थी? 9 थी। अगर आप सभी प्रसिद्ध कहानियों को देखें तो वो सब ठुमरी में थी, जैसे पंचलाइट हो गया, ठीक है, लाल पान की बेगम हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, तीसरी कसम उठ मारे गए गुलफाम हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो कहानी है चर्चित, ठीक है, वो सब ठुमरी में ही आए, ठुमरी कहानी संग्रह में ही आया। अब देखिए अगला प्रश्न है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? ठीक है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? नेट में ना कम से कम 20 बार ऐसे मिलान के लिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और वैद्य जी राग दरबारी, ठीक है, ऐसे पूछा हुआ है। झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, तो इसका सही उत्तर होगा राग दरबारी। अगर हमसे पूछे वैद्य जी, ठीक है, किस उपन्यास के पात्र हैं? तो राग दरबारी के पात्र हैं। ठीक है, इनका उपन्यास कब था? तो 1968 में था, 1968 में था। साहित्य अकादमी मिला कि नहीं? हाँ मिला, 1969 में मिला। ठीक है, 1969 में मिला। ठीक है, इनका एक रचना और है, कौन सा? विश्रामपुर का संत, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? फिर विद्यार्थी हमसे एग्जाम में पूछे कि पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर संग सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में किसका कथन है? चंद्रगुप्त का, चाणक्य का, मालविका का या फिर अलका का? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त का। देखिए प्रसाद के नाटकों से प्रश्न, ठीक है, प्रेमचंद जी के उपन्यासों से, चंद्र शर्मा गुलेरी के निबंध और कहानी से, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों से, ठीक है, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र के निबंधों से, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों से। ठीक है, अब देखिए प्रश्न बनेंगे बनेंगे ही बनेंगे। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक कथन दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इन पंक्तियों के लेखक कौन है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृत मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। ठीक है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृत मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। लेकिन यह सब कब होगा? जब ऐसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त हैं। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का एक निबंध था शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, जिसमें लाड करजन का चर्चा है। ठीक है, तो उसी निबंध से ये बातें कही गई हैं और कहा गया कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। ठीक है, अगला प्रश्न, भाइयों, ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? वैष्णवता और भारतवर्ष। ठीक है, आप भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, तो ये किससे लिया गया? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसमें जो है हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या था? तो एक व्याख्यान दिया है बलिया के ददरी मेले में। कई बार तो प्रश्न बना कि किस मेले में? तो ददरी मेले में, इसी बार नेट में पूछ लिया। ठीक है, कब ये था? तो 1884 में व्याख्यान दिया। वही व्याख्यान क्या निबंध के रूप में सामने आ गया कि भारतवर्षों की उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, हमसे पूछा जा रहा है श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मतलब आपको श्रद्धा ग्रहण करना है तो उसकी भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। ठीक है, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर या फिर धर्म और समाज। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह भ्रम हो सकता है कि श्रद्धा और भक्ति से हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए आचार्य शुक्ल की एक विशेषता है, वो ऐसे तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि
आपको पता चल जाएगा कि उनकी शब्दावली है कि नहीं। वो कभी ऐसे अटपटा जाता हूँ, पार्ट टाइम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकलांग श्रद्धा की दौड़ किसका है? हरिशंकर परसाई जी का निबंध है, ठीक है। विकलांग श्रद्धा की दौड़ किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई जी का है। अगर इनके प्रबंध निबंधों की बात करें तो जैसे उनके दिल फिरे, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, सदाचार की ताबीज, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना कि अपनी अपनी बीमारी किसका निबंध है, ठीक है। तुलसीदास चंदनगी से, ठीक है। आवारा भीड़ के खतरे, हंसते हैं रोते हैं, कहत कबीरा, ठीक है। ये सारे जो है, सुनो भाई साधो, ठीक, ये सब किसका है? इन्हीं का है, ठीक है। एक इनका उपन्यास आया रानी नागफनी की कहानी, ठीक है। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न बना कि रानी नागफनी की कहानी किसका है, ठीक है। अब हमसे अगर कभी यह पूछ ले कि रानी नागफनी की कहानी किसका है, किसकी रचना, तो हरिशंकर परसाई जी का है। अब देखिए अगला प्रश्न से क्या कह रहा है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार तो यह प्रश्न बना क्या कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ठीक है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ठीक। हमसे अगर पूछे कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या रामचंद्र शुक्ल होगा, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा होगा या डॉक्टर रामवर सिंह होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। एक बार प्रश्न बना कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किसका कथन है? तो यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। यह भी किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछे कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ठीक है। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतहीनता पर मुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसके आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सामने अगला प्रश्न है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि कुत्ते की आवाज रपट किसकी कृति में संकलित है? प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? क्या मेरा परिवार में, अकेला मेला में, ऋण जल धन जल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ धनु जल है, ये प्रिंट मिस्टिंग है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब देखिए चीड़ों पर चांदनी, तो कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? तो ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? तो रेणु का है। क्या और है? हाँ है। कौन कौन सा? नेपाली क्रांति का था, ठीक है, नेपाली क्रांति का था, ठीक। और क्या? एकलव्य के नोट्स, शुद्ध अशुद्ध पूर्व, ये सब किसके रिपोर्टाज है? रेणु जी के रिपोर्टाज है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है, ठीक है। हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि ब्रेख्त और एक उदास नगर, ठीक है, शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ब्रेख्त और एक उदास नगर, ठीक है, शीर्षक किस अध्याय में है? क्या वह सुधिया उस चंदन के बन की है? याद हो कि ना याद हो, ठीक है। चीड़ों पर चांदनी या अपनी खबर। तो ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? चीड़ों पर चांदनी में है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? चीड़ों पर चांदनी। तो विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि ब्रेख्त और एक उदास नगर, ठीक है, किस अध्याय, मतलब शीर्षक किस अध्याय में, किस पुस्तक में है, ठीक है, तो चीड़ों पर चांदनी। किसकी रचना है चीड़ों पर चांदनी? तो यह क्या है? यह इनका संस्मरण है, ठीक है। कब आया? 1964 में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा, हमसे पूछ रहे हैं विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? देखिए नेट में भी यह पूछ चुका है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे, ठीक है। एक बार प्रश्न पूछा आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है, ठीक है, तो शरद चंद्र की जीवनी है। कितने वर्ष लिखे? क्या 11 वर्ष लगे, 12 वर्ष लगे, 13 वर्ष या 14 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में 14 वर्ष लिखे और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1974 है, ठीक है। और इसमें किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र की जीवनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। जय गुरुदेव, धन्यवाद।